हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारे इस यूट्यूब वीडियो में भारत के संविधान के राज्य नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये भाग नंबर 4 में, किसमें है? भाग नंबर 4 में अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर के 51 तक इनका प्रावधान किया गया है। तो प्रश्न आ सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान किस भाग में है? तो भाग नंबर 4 में। अनुच्छेद कितने? अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। एक बात, ये भाग नंबर 4 को, जो संविधान का ये भाग नंबर 4 है, इसको सामाजिक और आर्थिक न्याय का प्रतीक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सामाजिक और आर्थिक न्याय का प्रतीक भी कहा जाता है भाग नंबर 4 को। और क्या कहा जाता है? भाग नंबर 4 को लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक भी कहा जाता है। किसका प्रतीक? लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक भी कहा जाता है। एक लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक? इसलिए कहा जाता है कि एक लोक कल्याण वाले राज्य में, एक राज्य में जनता का जो लोक कल्याण कर सकते हैं, उसमें जो जनता का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो, ज़्यादा से ज़्यादा जनता का भला हो, वो जो बातें होती हैं, उन बातों का जो प्रावधान है, जो नीति निर्देशक तत्व है। और ये नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग नंबर 4 में, इसीलिए भाग नंबर 4 को लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक कहा जाता है। एक सामाजिक, आर्थिक और एक राजनीतिक, तीनों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों न्याय का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ है? तो भारतीय संविधान में 2 जगह पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। एक तो किया गया नीति निर्देशक तत्वों में, कहाँ किया गया? जो नीति निर्देशक तत्व, एक तो वहाँ पे किया गया है, और दूसरा प्रस्तावना 2 जगह पर किया हुआ है। भारतीय संविधान में 2 जगह पर किया हुआ है। एक तो नीति निर्देशक तत्वों में और प्रस्तावना, दोनों जगह पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। एक बात। दूसरी बात, जो डीपीएसपी, इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को डीपीएसपी कहते हैं। डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी का अर्थ है डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कहते हैं। इनको नीति निर्देशक कहते हैं। तो डीपीएसपी, जो डीपीएसपी होते हैं, ये क्या होते हैं? वाद योग्य नहीं होते। ये क्या होते हैं? वाद योग्य नहीं होते हैं। वाद योग्य, जो डीपीएसपी होते हैं, ये क्या वाद योग्य नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि डीपीएसपी को वाद योग्य, इसका अर्थ क्या हुआ कि डीपीएसपी यदि कोई राज्य सरकार, जो डीपीएसपी जो बातें लिखी हुई है, इन अनुच्छेदों में जो 36 से लेकर 51 तक जो अनुच्छेद में जो बातें लिखी हुई है, यदि कोई राज्य सरकार चाहे तो उनको लागू भी कर सकती है, यदि सरकार नहीं चाहे तो इनको लागू भी नहीं करे। तो इसलिए इनको कोर्ट में कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। इनको लागू करवाना अनिवार्य नहीं है। राज्य सरकार को लागू करना अनिवार्य, ये नहीं अनिवार्य उसे लागू करनी पड़ेगी। इसको कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, इसलिए वाद योग्य नहीं है डीपीएसपी। एक बात। लेकिन जब राज्य सरकार, कोई भी राज्य सरकार जो कोई नीति बनाती है, कोई कानून बनाती है, तो वो इन बातों का ध्यान अवश्य रखती है, और इन बातों को ध्यान रख करके ही कहती है। दूसरी बात, एक हम कहते हैं डीपीएसपी ये लिया गया कि देश संविधान से, जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। किसके संविधान से ये लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया डीपीएसपी। लेकिन इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आयरलैंड के संविधान से तो ले गए, लेकिन एक बात इसमें और ध्यान रखने की बात है कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, कौन से वर्ष का? 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम था। ये 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इस अधिनियम में एक निर्देशों के उपकरण थे। क्या थे? निर्देशों के उपकरण। इन निर्देशों के जो उपकरण थे, इनको ही नीति निर्देश, आगे चलकर जो भारतीय संविधान में इन निर्देशों के उपकरण नीति निर्देशक तत्व कहलाए। तो आप ये कहेंगे कि जब ये निर्देशों के उपकरण थे, ये नीति निर्देशक तत्व कहलाए, तो फिर आयरलैंड के संविधान से क्यों कहते हैं आयरलैंड के संविधान से नहीं गए?
तो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो निर्देशों के जो उपकरण थे 1935 में भारत शासन अधिनियम में, तो ये निर्देशक उपकरण कहाँ से ले गए? आयरलैंड के संविधान से ले गए। इसीलिए ये याद रखने की बात है, इसलिए इसे कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ले गए। यदि प्रश्न आ भी जाए, ऐसा प्रश्न आ जाए परीक्षा में कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ले गए, यदि ऑप्शन में आयरलैंड नहीं हो और राज्य 1935 शासन अधिनियम आ जाए तो ये ऑप्शन भी सही है, 1935 शासन अधिनियम सही रहेगा। अब पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 36 में क्या लिखा हुआ। देखो कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 में क्या लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 36 क्या कहता है? अनुच्छेद 36 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। किस शब्द को? ये राज्य शब्द है। इस राज्य क्या होता है, इस शब्द को परिभाषित करता है अनुच्छेद 36। अब देखो राज्य शब्द को परिभाषित भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेदों में किया गया। एक अनुच्छेद है 12 और एक अनुच्छेद है 36। एक तो अनुच्छेद 12 में भी राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है और एक अनुच्छेद 36 में भी राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। 2 बात ध्यान रखने की बात, ठीक है। यदि परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ जाए कि राज्य शब्द को भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया, अनुच्छेद 45, फिर अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 12, बी व सी दोनों, तो हम लिखेंगे 36 और 12 दोनों सही है, ठीक है। यह तो ऑप्शन हो जाएगा सही। यदि ऑप्शन ऐसा आ जाए कि राज्य शब्द को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 40। अब इसमें ऑप्शन 36 भी आ गया और 12 भी आ गया, 45 भी आ गया और 40 भी आ गया, तो कौन सा सही करेंगे? तो उसमें हम प्राथमिकता देंगे अनुच्छेद 12 को। किस अनुच्छेद को प्राथमिकता देंगे? हम इसमें प्राथमिकता देंगे अनुच्छेद 12 को। 12 क्यों देंगे? 12 को इसलिए देंगे कि अनुच्छेद 36 है, इसमें यह लिखा हुआ है कि जो अनुच्छेद 12 में जो राज्य शब्द प्रस्तावित है वही अनुच्छेद 36 में होगा। तो इसलिए प्राथमिक रूप से 12 अनुच्छेद है, वो जो अनुच्छेद 12 में जो लिखा हुआ है वही अर्थ राज्य शब्द का अनुच्छेद 36 में है। ये बात लिखी हुई है अनुच्छेद 36 में, इसलिए प्राथमिकता किसको देंगे? 12 को। यदि 12 ऑप्शन नहीं आता, 36 आता है, तो ऑप्शन हमारा 36 सही है। तो ये तो हो गया अनुच्छेद 36। 36 में क्या लिखा हुआ? राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद आते इसके बाद, अनुच्छेद 36 के बाद में कौन सा आएगा? अनुच्छेद 37। भारतीय संविधान का इसके बाद अनुच्छेद आता है 37। देखो 37 में क्या लिखा हुआ? 37 में 2 बातें लिखी हुई। एक बात ये लिखी हुई कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, जो DPSP है, ये क्या है? DPSP क्या होता है? वाद योग्य नहीं है। ये क्या? वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। इनको हम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। एक बात, एक तो ये लिखा हुआ अनुच्छेद 37 में कि ये DPSP है, ये वाद योग्य नहीं है, इसको हम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। एक बात तो ये। दूसरी बात, अनुच्छेद 37 में क्या लिखा हुआ? दूसरी बात ये लिखा हुआ है यदि कोई भी राज्य सरकार जो नीतियाँ बनाएगी, वो नीति बनाते समय इन तत्वों को, इन बातों को ध्यान में रख करके नीति बनाएगी। तो ये दोनों बातें लिखी हुई अनुच्छेद 37 में। कौन कौन सी लिखी हुई? पहली बात लिखी हुई कि राज्य के नीति निर्देश तत्व वाद योग्य नहीं है, इन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, और कोई भी जो राज्य सरकार होती है नीति बनाते समय इन तत्वों का ध्यान रखेगी। ये बात लिखा हुआ अनुच्छेद 37 में। इसके बाद अनुच्छेद 36 हो गया, 37 हो गया। अब अनुच्छेद पढ़ते हैं 38 को। कौन सा अनुच्छेद पढ़ेंगे? 38 में क्या लिखा हुआ? देखो इसमें ये बात लिखी हुई है कि कोई भी राज्य सरकार होती है, कोई भी राज्य होता है, वह इस प्रकार की व्यवस्था करेगा, कोई भी राज्य इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण करेगा कि जिससे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख रखा हो। कौन कौन सा? हमने कहा था सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया और राजनीतिक, तीनों न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर रखा। ऐसी नीतियाँ बनाएगा जिसमें सामाजिक लाभ भी हो, समाज का भला हो, आर्थिक रूप से भी राजनीतिक जनता का कल्याण होना चाहिए। ऐसी नीतियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर रखा हो। तो ये मैंने कहा था पहले कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये होता है 2 जगह। एक नीति निर्देश तत्वों में आ गया अनुच्छेद 38 में लिखा हुआ है, और एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तो ये हो गया 38 अनुच्छेद। इसके बाद में आता है अनुच्छेद नंबर 38 के बाद में कौन सा? 39। अनुच्छेद 39 में थोड़ा बड़ा है, इसमें 6 बातें लिखी हुई है। कितनी बात लिखी हुई है ये याद रखना। अनुच्छेद 39 में कितनी बात लिखी हुई है? 6 बात लिखी हुई है।
और 6 बात कौन कौन से। पहले नंबर की बात देखो, पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ। पहले नंबर पे ये लिखा हुआ है कि राज्य होता, कोई भी राज्य है वो सभी स्त्री और पुरुष को आजीविका प्राप्त करने का समान अवसर देगा। कोई भी राज्य है, यदि राज्य में रहने वाले स्त्री और पुरुष दोनों को, स्त्री व पुरुष दोनों को आजीविका प्राप्त करने के समान अवसर देगा। क्या देगा? सभी को समान अवसर देगा। कोई भी यदि मान लो वैकेंसी निकालते है राज्य सरकार, तो उसमें स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से उसमें फॉर्म भर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। तो आजीविका प्राप्त करने, कोई भी काम प्राप्त करने के लिए समान अवसर देगा राज्य। एक तो बात लिखी हुई अनुच्छेद 39(1) में ये लिखी हुई। दूसरी बात क्या लिखी हुई है? दूसरी बात ये लिखी हुई है कि होती जो राज्य सरकार होती है, जो राज्य सरकार है वो मानवीय और भौतिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करेगा कि जिससे अधिकतम लोगों का कल्याण हो। क्या कह रहा है अनुच्छेद 39? पहली बात ये लिखी हुई है कि राज्य इस प्रकार की नीति बनाएगा, इस प्रकार की नीति बनाएगा कि जिससे स्त्री और पुरुष को समान आजीविका प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हो। एक बात। दूसरी बात ये लिखा हुआ है कि जो राज्य के जो मानवीय और भौतिक संसाधन, मानवीय और भौतिक संसाधन है का आवंटन, कोई भी राज्य में जो मानवीय संसाधन हो चाहे भौतिक संसाधन, वो उनका इस प्रकार आवंटन करेगा कि राज्य के रहने वाले जो जनता है उनका ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम कल्याण हो सके। दूसरी बात ये लिखी हुई। अनुच्छेद 39 में तीसरी बात ये लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि राज्य आर्थिक संसाधनों के क्या करेंगे? राज्य जो आर्थिक संसाधनों का, कौन संसाधनों का? आर्थिक संसाधनों का। देखो उसमें तो था 2 नंबर में था मानवीय और भौतिक संसाधन, 3 नंबर में क्या करा? आर्थिक संसाधनों का इस प्रकार बांटेगा या आवंटन इस प्रकार करेगा कि उसका केंद्रीकरण न हो। यह नहीं कि एक ही व्यक्ति के पास जाकर पूरी चीज़ रुक जाए, पूरा आर्थिक गतिविधि एक व्यक्ति के पास चले, ऐसा नहीं करेगा। इस प्रकार आवंटन करेगा आर्थिक गतिविधियों का, आर्थिक संसाधनों का इस प्रकार आवंटन करेगा राज्य कि सभी लोगों के पास हो जाए, किसी एक व्यक्ति के पास नहीं जाना, नहीं उसका केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। 3 नंबर में ये लिखा हुआ। 4 नंबर में क्या लिखा हुआ? 4 नंबर में ये लिखा हुआ है कि राज्य में रहने वाले स्त्री और पुरुष को, राज्य में रहने वाले स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यदि वो समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए। क्या कह रहा है? समान कार्य का समान वेतन, समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए, समान कार्य का समान वेतन। यदि वो एक ही काम करे, चाहे पुरुष करने वाला, चाहे बुढ़ा हो, चाहे नया लड़का, कोई भी यदि एक काम कर रहा है तो उसका एक ही वेतन मिलना, समान कार्य का समान वेतन। ये अनुच्छेद 4 लिखा हुआ है। अनुच्छेद 39 के 4था बिंदु में ये बात लिखी हुई है। अनुच्छेद 39 का जो 5वां बिंदु क्या लिखा हुआ है? 5वां बिंदु में लिखा हुआ है कि राज्य स्त्री और पुरुषों को ऐसे कार्य नहीं करने देगा, कोई भी हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ऐसे कार्य नहीं करने देगा जिनसे उनके स्वास्थ्य के खिलाफ हो। व्यक्तियों के, कोई भी स्त्री हो पुरुष हो, यदि इसके स्वास्थ्य के खिलाफ है तो वो ऐसा काम राज्य उन व्यक्तियों को नहीं करने देगा। उनकी आयु के खिलाफ हो तो वो काम नहीं कर, उनके स्वास्थ्य और उनकी आयु के खिलाफ यदि कोई कार्य हो तो राज्य रहने वाले स्त्री और पुरुष को ऐसा कार्य नहीं करने देगा। ये लिखा हुआ 5 में। 6ठा बिंदु में क्या लिखा हुआ है कि राज्य में रहने वाले जो बच्चे हैं, कौन? बच्चे। राज्य में रहने वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों का ऐसा वातावरण उपलब्ध कराएगा कि जिससे कि वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। कि राज्य में रहने वाले जो बच्चे हैं उनको ऐसे वातावरण उपलब्ध कराएगा कि वे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। इसलिए अनुच्छेद 39 में 6 बातें ये होंगी। इसके बाद में अनुच्छेद आता है एक 39 और ए। अब मैंने 39 तो पहले बताया दिया 106 बात। अब ये लिखा, इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये कि ये बाद में जोड़ा गया, मूल संविधान में नहीं था। यदि ABCD का जो अक्षर लिखा हुआ है तो इसका अर्थ ये होता है कि मूल संविधान में था, इसको बाद में जोड़ा गया। और यदि मैंने कैपिटल में ये लिख दिया, इसका अर्थ होता है ये अनुच्छेद है, किसी अनुच्छेद का भाग नहीं है, जबकि केवल अपने आप में एक अनुच्छेद है। तो 39 ये अपने आप में क्या है? एक अनुच्छेद है। इसको कब जोड़ा गया? एक भारतीय संविधान का संविधान संशोधन होता 42वां, और ये होता 1976 में। कब हुआ था? 1976 में एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था, और उस संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में
अनुच्छेद 39A जोड़ा गया, 39 एक अनुच्छेद जोड़ा गया। और इस अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया गया? इस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया कि राज्य के सभी लोगों को निःशुल्क न्याय उपलब्ध कराएगा। क्या कराएगा? निःशुल्क न्याय। क्या करेगा? निःशुल्क न्याय उपलब्ध कराएगा। यदि कोई मान लो कोई गरीब आदमी, जैसे कोई बीपीएल का रहने वाला आदमी, बीपीएल में कोई आदमी, और उसके मान लो किसी उसके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, वो आप उस पर न्याय चाहता है, तो उसके पास वकील करने इतने पैसे नहीं है, तो ये राज्य का ये दायित्व होता है कि राज्य यह दायित्व होता है कि राज्य का ये दायित्व है कि वो उस व्यक्ति को न्याय उपलब्ध कराए। इसलिए अनुच्छेद 39A में प्रावधान कर दिया कि राज्य सभी लोगों को निःशुल्क न्याय उपलब्ध कराएगा। ये अनुच्छेद 39A में जोड़ा गया। अब 39 ये हो गया। 39 बाद में कौन सा अनुच्छेद आएगा? अनुच्छेद हो गया 40। 39 बाद में आएगा भारतीय संविधान का 39 बाद में कौन सा अनुच्छेद आता है? 40। अब अनुच्छेद 40 में क्या लिखा हुआ कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। क्या करेगा? ग्राम पंचायत का। और इस अनुच्छेद के आधार पर ही, इस अनुच्छेद के आधार पर ही राज्य है जो नई ग्राम पंचायतों का गठन करता है, तो उसका आधार अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 लिखा हुआ है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। ये हो गया अनुच्छेद 40। उसके बाद में आता है अनुच्छेद 41। कौन सा अनुच्छेद आता है? उसके बाद 40 के बाद में आ गया 41। 41 में क्या लिखा हुआ कि राज्य सभी लोगों को काम, शिक्षा, लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। ये याद रखने बात। देखो अनुच्छेद 41 में लिखा हुआ है कि राज्य सभी लोगों को काम उपलब्ध कराएगा, जिसके पास काम बेरोजगार है उसको काम उपलब्ध कराएगा। एक बात। राज्य सभी लोगों को शिक्षा भी उपलब्ध कराएगा, बिना शिक्षा कोई काम नहीं मिलता, तो एक शिक्षा भी उपलब्ध कराएगा 2 नंबर पे। और तीसरी लोक सहायता, लोगों की सहायता, किस प्रकार की सहायता चाहिए उनको, उस प्रकार की सहायता उपलब्ध कराएगा। अब लोक सहायता में देखो 3 बातें, लोक सहायता में 4 बातें, सॉरी कितनी बातें? लोक सहायता में 4। लोक सहायता में कोई परिवार में बुजुर्ग आदमी हो, मान लीजिए कोई बुजुर्ग आदमी है, तो उसको राज्य सरकार बुजुर्ग पेंशन, वृद्धा पेंशन देता है, तो ये उसका आधार है अनुच्छेद 41। कोई आदमी बीमार है तो उसका इलाज कराता है, ये बीमारी जैसे मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना चला रखी राजस्थान सरकार ने, तो उसका आधार भी अनुच्छेद 41 है। बेरोजगार, तो बेरोजगार जो भत्ता मिलता है लड़कों को, तो उसका आधार भी कौन सा अनुच्छेद? 41 है। और जैसे एक नया शब्द आया दिव्यांग, जिनको अलग से कोई छूट दी जाती है, जैसे दिव्यांग है, विकलांग हो गया कोई बच्चा, कोई अंधा है, कोई बहरा है, लूला लंगड़ा, इनको दिव्यांग कहा गया, तो इनको भी राज्य सरकार स्पेशल सुविधा है, इनको रोजगार, इनको जो भी सहायता उपलब्ध कराएगी वो राज्य सरकार करवाएगी। बुजुर्गों को, जब बुजुर्ग अपनी वृद्धा पेंशन शुरू कर दी तो उसका आधार है अनुच्छेद 41 है। बीमार हो गया आदमी, उसको निःशुल्क दवा उपलब्ध कराए, उसका आधार अनुच्छेद 41 है। बेरोजगार रोजगार भत्ता उपलब्ध कराए, उसका आधार अनुच्छेद 41 है। दिव्यांगों को स्पेशल सुविधा दे रही है, जैसे कोई विकलांग है उसको अलग से कोटा दे रखा, तो उनका आधार अनुच्छेद 41 में लिखा गया है। तो लोक सहायता में 4 बातें, बुजुर्गों को, बीमारों को, रोजगार, बेरोजगार को और दिव्यांगों को, इनको काम, शिक्षा उपलब्ध करवाना है, इनको लोक सहायता उपलब्ध करवानी है। इसके बाद अनुच्छेद 41 हो गया। 41 के बाद में आता है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में क्या लिखा हुआ? अनुच्छेद 42 में लिखा है कि राज्य लोगों को मानवोचित दशा उपलब्ध कराएगा, उसके मन के अनुसार, उनके मानवोचित दशा, राज्य लोगों किस दशा कराएगा? मानवोचित दशा। ये याद रखने बात है, मानवोचित दशा, कि राज्य लोगों को मानवोचित दशा उपलब्ध कराएगा। तथा इसके अलावा एक बात और लगी, तथा राज्य प्रस्तुति सहायता, कौन सी सहायता? प्रस्तुति सहायता, प्रस्तुति सहायता, कौन सहायता? प्रस्तुति सहायता, प्रस्तुति सहायता। जैसे एक तो मानवोचित दशा उपलब्ध कराएगा, उसके बाद में प्रस्तुति सहायता। जैसे राज्य सरकार ने अपने राज्य में कर रखी, जैसे कोई
सरकारी कर्मचारी कोई महिला है, यदि वो प्रेग्नेंट है तो उसको प्रेग्नेंट के समय उसको 6 महीने का अवकाश दिया जाता है, तो ये प्रस्तुति सहायता है। तो ये इसका आधार अनुच्छेद 42 उसके आधार पर देते। और जो गांव में जो प्रस्तुत जो महिला प्रेग्नेंट है उनको जो सहायता दी जाती है, चावल मिलते हैं, उनको गेहूँ मिलते हैं, उनको दाल मिलती है, तो उन सबका जो प्रस्तुति जो प्रेग्नेंट महिलाओं को जो सहायता उपलब्ध होती है उनका आधार अनुच्छेद 42 है। अनुच्छेद 42 के बाद में आता है अनुच्छेद 43। कौन सा आ गया? 43। इसमें 43 में क्या लिखा हुआ? 43 में लिखा हुआ है कि राज्य सरकार कोई भी राज्य है वो राज्य में रहने वाले व्यक्तियों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन उपलब्ध, इतना वेतन तो उपलब्ध करवाना राज्य का दायित्व है कि जिससे वो व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह कर सके, जीवन निर्वाह कर सके। इतना वेतन तो कम से कम इतना वेतन तो उपलब्ध करवाना होगा कि जिससे वे व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह कर सके। यह अनुच्छेद 43 में लिखा हुआ है कि राज्य का यह दायित्व है, राज्य का यह दायित्व होता है कि वो राज्य इतना तो कम से कम वेतन उपलब्ध करवाएगा व्यक्ति, वो राज्य में रहने वाले व्यक्ति इतना कम से कम इतना वेतन उपलब्ध करवाएगा कि वह अपने व्यक्तियों को जीवन निर्वाह योग्य वेतन उपलब्ध करवाना ही उसको पड़ेगा। यह अनुच्छेद 43 में लिखा हुआ है। इसके बाद में एक अनुच्छेद और जोड़ा गया, वह अनुच्छेद है 43 और उसके बाद में आएगा 43E। वही बात है, ए का अर्थ यह हो गया, ABCD में लिखा ABCD लिखा, इसका अर्थ होता है बाद में जोड़ा गया था, एक बात तो ये। और कैपिटल का अर्थ ये होता है ये अपने आप में अनुच्छेद, किसी अनुच्छेद का भाग नहीं बल्कि ये अपने आप में एक अनुच्छेद है। तो 43 एक अनुच्छेद है और ये जोड़ा गया था 42 संविधान संशोधन द्वारा। 39 ये भी 42 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और 43 ये भी 42 संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तब जोड़ा गया था। एक बात ये हो गया। इसमें क्या लिखा हुआ 43A में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि राज्य वो अपने राज्य के अधीन जो उद्योग है वो उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। राज्य मान ले राज्य, इस राज्य के अंदर मान ले राजस्थान में, हमारे उदाहरण लेते हैं राजस्थान जैसे हमारा राज्य, तो हमारे राजस्थान राज्य में जितने भी उद्योग हैं उनके प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी सुनिश्चित कराता है। उसके प्रबंधन के अंदर जो कार्मिक जो भागीदारी है उनका सुनिश्चित करवाना होता है। तो ये इसके लिए अनुच्छेद 43। जैसे कोई भी राज्य उद्योग है वहाँ पे जो काम करने वाले जो कार्मिक चुनाव लड़ते हैं, फिर वो अपने एक बातें उसके पास पहुँचाते हैं, तो ये उसका एक प्रबंधन ही हो गया। तो राज्य उद्योगों के प्रबंधन में जो काम करने वाले जो कर्मचारी है, जो कार्मिक है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराएगा। ये अनुच्छेद 43A में लिखा हुआ है। 43A के बाद में 43B एक और आ गया, ये भी अनुच्छेद है 43B, ये भी कैपिटल में ही है, तो ये भी अपने आप में एक अनुच्छेद है। और ये कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 97वां संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा संशोधन? संविधान संशोधन 97, और ये होता 2012 में। कब हुआ? ये जोड़ा गया था 43B जोड़ा गया था 2002 में। भारतीय संविधान में संशोधन किया, 97वां संविधान संशोधन करके भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B जोड़ा गया। और इस 43B में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि राज्य जो सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देगा। जो राज्य में अपनी जो सहकारी संस्थाएं, कौन सी संस्थाएं? राज्य सहकारी संस्थाओं को, सहकारी, तो याद करने की बात है, सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देगा। ये अनुच्छेद सहकारी संस्थाओं संबंधी जो गांव में जो सहकारी संस्था की स्थापना हुई है, तो वह अनुच्छेद 43B के आधार पे हुई। 2012 के बाद में जोड़ा गया था। 2012 में इसको संविधान के अनुच्छेद 43B जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन करके। और इसमें लिखा हुआ कि राज्य सहकारी संस्थाओं को स्थापना को बढ़ावा देगा। इसके बाद लिखा गया अनुच्छेद 44। कौन सा अनुच्छेद आया? 43 हो गया, उसके बाद में आता अनुच्छेद 44। ये कॉमन सिविल कोड से संबंधित है, कॉमन सिविल कोड से संबंधित है। इसका क्या हुआ? एक सिविल कोड से एक देश एक न्याय, एक देश एक कानून, यानी एक देश में एक कानून है, तो उससे संबंधित है अनुच्छेद 44। इसके बाद में आता अनुच्छेद 45। कौन सा अनुच्छेद आ गया? 45। 45 में क्या लिखा हुआ है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए, कितने वर्ष से? राज्य है अपने राज्य जो 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे, कितने वर्ष से? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं
6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक की शिक्षा व्यवस्था करवाएगा। कौन सी? जो प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था है वह प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था राज्य उपलब्ध करवाएगा। प्रारंभिक 6 वर्ष तक के आयु के बच्चे को पूर्व प्रारंभिक शिक्षा, कौन सी शिक्षा? पूर्व प्रारंभिक शिक्षा है वह राज्य उपलब्ध कराएगा। यह अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ है। तथा एक और इसके अलावा एक बात तो लिखिए, तथा बाल्यावस्था की देखभाल करेगा राज्य। क्या करेगा? बाल्यावस्था है जो बाल्यावस्था है वो बाल्यावस्था की देखभाल करेगा। किसकी देखभाल करेगा? बाल्यावस्था की देखभाल करेगा। तो अनुच्छेद 45 में दो बात लिखी हुई है। अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ है कि जो 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको पूर्व प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगा और बाल्यावस्था की देखभाल करेगा। यह अनुच्छेद 45 लिखा हुआ है। इसके बाद में आता अनुच्छेद कौन सा आता? 46। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? अनुच्छेद 46 में क्या लिखा हुआ? अनुच्छेद 46 लिखा हुआ कि जो SC और जो ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं इसके अलावा SC ST एवं जो समाज के जो दुर्बल वर्ग है, समाज में कोई भी जो कमज़ोर वर्ग है, SC ST में समाज के दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इनके लिए समाज के SC जो अनुसूचित जाति और ST अनुसूचित जनजाति है एवं इसके अलावा जो समाज जो दुर्बल वर्ग है, जो कमज़ोर वर्ग है, आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर वर्ग है, उन वर्गों के लिए राज्य क्या करेगा? शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ऐसा अनुच्छेद 46 में लिखा हुआ है। इसके बाद में आता अनुच्छेद कौन सा आता? 46 के बाद में आएगा अनुच्छेद 47। कौन सा आ गया? अनुच्छेद 47। अब देखो 47 में दो बातें लिखी हुई हैं। पहली बात क्या लिखा? 47 लिखा हुआ है कि राज्य का प्राथमिक कर्तव्य का उल्लेख है। अनुच्छेद 47 में राज्य के जो प्राथमिक कर्तव्य, राज्य के जो प्राथमिक कर्तव्य, जो प्राइमरी ड्यूटी है राज्य की, प्राथमिक कर्तव्य है, प्राथमिक कर्तव्य का उल्लेख है। प्राथमिक कर्तव्य का उल्लेख, राज्य का जो प्राथमिक कर्तव्य का उल्लेख है अनुच्छेद 47 में। अब प्राथमिक कर्तव्य कौन कौन से? उनमें देखो प्राथमिक कर्तव्य में पहला है तो जीवन स्तर में सुधार करना। इसमें व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार करना एक पहला राज्य का पहला प्राथमिक कर्तव्य है कि वो अपने राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करेगा। यह उसका पहला प्राथमिक कर्तव्य। दूसरा प्राथमिक कर्तव्य उसका पोषाहार में सुधार करेगा। जो बच्चा जो खाना खाता है, राज्य की जो जनता जो खाना खाती है, उस खाने में यदि किसी प्रकार की कमी है तो उनमें सुधार करेगा। तो उसमें क्या होगा? पोषाहार में सुधार करना। तीसरा उसका प्राथमिक कर्तव्य क्या है? स्वास्थ्य में सुधार करना। स्वास्थ्य में सुधार करना। स्वास्थ्य में सुधार करना। तो ये तीन उसके प्राथमिक कर्तव्य है राज्य के। अनुच्छेद 47 में लिखा हुआ है कि राज्य का प्राथमिक कर्तव्य को उल्लेख करेगा। उसमें प्राथमिक कर्तव्य जीवन स्तर में सुधार करेगा, पोषाहार में और स्वास्थ्य में। दूसरी बात क्या लिखी हुई है इसमें कि राज्य ऐसे जो मादक पदार्थ है, जो नशीले मादक पदार्थ हो गए, तंबाकू, गुटखा, इन पदार्थों पर प्रतिबंध लगाएगा, रोक लगाएगा। तो कोई भी तंबाकू गुटखे पर जब रोक लगाता है तो उसका आधार अनुच्छेद कौन सा होता है? 47 होता है। अनुच्छेद 47 लिखा हुआ है कि राज्य ऐसे मादक पदार्थों पर रोक लगाएगा, मादक पदार्थों पर रोक लगाएगा। यह अनुच्छेद 47 में लिखा हुआ है। इसके अलावा अनुच्छेद कौन सा आ गया? 48। कौन सा आ गया? अनुच्छेद नंबर 48। और 48 में क्या लिखा हुआ है? 48 लिखा हुआ है कि राज्य कृषि और पशुपालन में सुधार हेतु उन्नत तकनीकों का प्रयोग करेगा। क्या करा? अनुच्छेद 48 में ये लिखा हुआ है कोई भी राज्य अपने राज्य के अधीन, जैसे कृषि है, होती है कृषि, तो इसमें कृषि की उन्नत तकनीक में कृषि ज़्यादा पैदा हो, जैसे हरित क्रांति लाए उस समय, तो उस पर कृषि में और भी उन्नत अच्छे बीज हो, उसमें उन्नत तकनीकों की व्यवस्था करेगा राज्य। दूसरा पशुपालन। पशुपालन में भी ज़्यादा जो पशुपालन ज़्यादा उसका उत्पादन हो, दूध का हो, मान लें जैसे कोई मांस देने वाले पशु, उनका मांस का ज़्यादा अधिक उत्पादन हो, तो इनमें उन्नत तकनीकों का प्रयोग कर, कृषि और पशुपालन में उन्नत तकनीकों का प्रयोग करेगा। एक बात अनुच्छेद 48 में ये लिखी हुई है। अनुच्छेद 48 में एक दूसरी बात और लिखी गई है, वो क्या है? राज्य जो है, राज्य अपने राज्य के अंदर जो पशुओं का वध
विशेषकर गाय, विशेषकर कौन सा पशु, विशेषकर गाय को लिख दिया। विशेषकर जो गाय के वध पर रोक लगाएगा, वैसे तो पशुओं के वध पर रोक लगाएगा, लेकिन उनमें विशेषकर जो अपना गाय है उसके वध पर क्या लगाएगा, रोक लगाएगा। इसका आधार अनुच्छेद 48 में दो बातें लिखी हुई है, दोबारा सुनो। अनुच्छेद 48 में पहली बात लिखी हुई है कि जो राज्य है अपने कृषि और पशुपालन में सुधार हेतु उन्नत तकनीकों का प्रयोग करेगा। दूसरी, राज्य अपने अधीन जो पशुओं के वध पर रोक लगाएगा, लेकिन उनको विशेषकर गाय पर। इसके अलावा अनुच्छेद 48 हो गया। फिर अनुच्छेद एक और जोड़ दिया, 48A। कौन सा जोड़ा, एक अनुच्छेद 48A। इसका अर्थ भी यही हुआ कि कैपिटल का अर्थ तो हो गया, ये अपने आप में अनुच्छेद है, और ABCD का ये मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। तो 48A इसमें क्या लिखा हुआ है, 48A में लिखा हुआ राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा। किसका, राज्य किसका करेगा, पर्यावरण का। राज्य क्या करेगा, जो पर्यावरण का संरक्षण करेगा, पेड़ पौधे काटने पर प्रतिबंध लगाएगा, पर्यावरण का संरक्षण करेगा राज्य। एक बात, किसका, पर्यावरण का संरक्षण राज्य करेगा, एक बात ये लिखी हुई है। दूसरी बात क्या लिखी हुई है कि वो वन है, ये जो वन्य जीवों की रक्षा करेगा। राज्य के अंदर जो वन है, जो ये वन्य जीव है, वन्य जो जीव है उनकी क्या करेगा, वन्य जीव की रक्षा करेगा, वन्य जीव की क्या करेगा, रक्षा करेगा। एक बात ये लिखी। इसको 42 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 48 को 1976 में जोड़ दिया गया था। 42 संविधान संशोधन करके इसमें क्या लिखा हुआ कि राज्य एक तो पर्यावरण का संरक्षण करेगा, दूसरा क्या करेगा कि राज्य वन्य जीव की रक्षा करेगा। और ये पर्यावरण संरक्षण संबंधी जो बातें एक तो यहाँ लिखी हुई है और एक मूल कर्तव्य में लिखी हुई है। अनुच्छेद हो गया 48 पूरा। इसके बाद में आता अनुच्छेद नंबर 49, कौन सा, 49। और अनुच्छेद 49 में क्या लिखा हुआ, अनुच्छेद 49 में लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रीय महत्व के जो स्थान है, जिनका राष्ट्रीय स्तर पर महत्व के वाले स्थान, राष्ट्रीय महत्व के स्थान हो गया, राष्ट्रीय महत्व के हेरिटेज हो गया, कोई भी राष्ट्रीय महत्व के स्थान, हेरिटेज, विरासत होगी, कोई भी राष्ट्रीय महत्व की जो विरासतें हो गई, विरासतें, स्मारक, उनको संरक्षण प्रदान करेगा। किसको, राष्ट्रीय महत्व के स्थान, हेरिटेज, विरासतें, स्मारक, इनको क्या करेगा, राज्य संरक्षण प्रदान करेगा, इनको बचाएगा, इनका मरम्मत करवाएगा, इनकी टूट फाट से बचाएगा, इनको किसी प्रकार नुकसान नहीं होने देगा, इनकी रक्षा करना राज्य का दायित्व है। यह अनुच्छेद 49 में लिखा हुआ है। इसके अलावा अनुच्छेद आता 50। 49 के बाद में कौन सा आएगा, 50। 50 में क्या लिखा हुआ, 50 में लिखा हुआ है कि राज्य कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग अलग करेगा। किसको, कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करेगा। यह राज्य अनुच्छेद 50 में लिखा हुआ है कि राज्य का दायित्व है कि वह राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करेगा। इसके अलावा अनुच्छेद नंबर है 51। अनुच्छेद 51 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 51 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 51 है जो भारतीय विदेश नीति का आधार है। किसका, हमारा देश है, हमारे देश की जो भारत की है, किसका, विदेश नीति का आधार है। भारत की विदेश नीति का आधार आ जाए, प्रश्न पूछ लिया जाए तुमसे कि भारत की विदेश नीति का आधार भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 51 है। नीति निर्देशक तत्वों का जो अंतिम अनुच्छेद है 51, तो 51 क्या है, भारतीय विदेश नीति का आधार है। अब विदेश नीति में कौन क्या क्या आता है, एक चीज़ आएगी विदेश नीति में क्या आएगा, एक बात है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, किसको, शांति एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा भारत। क्या कह रहे हैं कि भारत तो विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे शांति होनी चाहिए, उसकी सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, इस चीज़ को बढ़ावा देगा। एक बात ये लिखी हुई। दूसरी बात क्या लिखी भाई इसमें, विदेश नीति संबंधी दूसरी बात ये लिखी हुई है कि भारत
सभी राष्ट्रों के मध्य, भारत जितने विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं उन सभी राष्ट्रों के मध्य सम्मानजनक एवं न्याय संगत व्यवहार को बढ़ावा देगा। कौन से व्यवहार को? सम्मानजनक एवं न्याय संगत व्यवहार को क्या देगा? बढ़ावा देगा। सम्मानजनक एवं न्याय संगत व्यवहार को बढ़ावा देगा। यह दो बात लिखी हुई है अनुच्छेद 51। दूसरी बात ये लिखी हुई। तीसरी बात और क्या है विदेश नीति संबंधी? तीसरी बात है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौतों की पालना को बढ़ावा देगा। क्या कह रहा है कि भारत जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संधि जो समझौते होते हैं, जो संधि हो गई मान लीजिए, जो समझौते संधि एवं समझौते की पालना को बढ़ा, किसी भी बात पे विश्व स्तर पर किसी देशों के मध्य कोई बात हुई, कोई संधि हुई, कोई समझौता हो गया, समझौता की जो शर्तें मान इन चीज़ों पे, तो उन सब संधि और समझौता की पालना को बढ़ावा देगा। एक बात ये लिखो। इसके अलावा चौथी बात और लिखी हुई है, वो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय विवाद का समाधान की मध्यस्थता, कोई किसी भी मैटर पे मान ले दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय विवाद चल रहा है तो उनका समाधान करने के, अंतर्राष्ट्रीय विवाद को समाधान करने के लिए मध्यस्थता करेगा। समाधान की क्या करेगा? मध्यस्थता करेगा। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में लिखा गया और विदेश नीति संबंधी है। इस प्रकार भारतीय संविधान का आज हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बारे में विस्तृत जानकारी के बारे में अध्ययन कर लिया। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।